गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एडवांस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में यूनिट नंबर 3 के अंदर लेक्चर नंबर 14 में टॉपिक ले रहे हैं सिंप्लेक्स मेथड। द सिंप्लेक्स मेथड द स्टैंडर्ड टेक्निक इन लीनियर प्रोग्रामिंग फॉर सॉल्विंग एन ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम, टिपिकली वन इन्वॉल्विंग ए फंक्शन एंड सेवरल कंस्टेंट एक्सप्रेस्ड एज इनइक्वालिटीज। तो सिंप्लेक्स मेथड जो होता है वो ऐसी टेक्निक है, स्टैंडर्ड टेक्निक, जिसमें लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम के इसके अंदर एक फंक्शन होता है और डिफरेंट कंस्टेंट होते हैं जो इनइक्वालिटीज़ की फॉर्म में एक्सप्रेस किए जाते हैं। द इनइक्वालिटीज़ डिफाइन ए पॉलीगॉन रीजन। ये जो इनइक्वालिटीज़ होती हैं वो एक पॉलीगॉन रीजन डिफाइन करती हैं। एंड द सॉल्यूशन इज़ टिपिकली एट वन ऑफ द वर्टिसेस। और जो सॉल्यूशन होता है इस पॉलीगॉन का एक वर्टेक्स होता है। द सिंप्लेक्स मेथड इज ए सिस्टमैटिक प्रोसीजर फॉर टेस्टिंग द वर्टिसेस एज पॉसिबल सॉल्यूशन। सिंप्लेक्स मेथड एक सिस्टमैटिक प्रोसीजर है टेस्टिंग करने का द वर्टिसेस ऑल पॉसिबल सॉल्यूशंस के लिए। सिंप्लेक्स मेथड ऑल्सो कॉल्ड सिंप्लेक्स टेक्निक और सिंप्लेक्स एल्गोरिथम। सिंप्लेक्स मेथड को सिंप्लेक्स टेक्निक या सिंप्लेक्स एल्गोरिथम भी कहा जाता है। वाज डेवलप्ड बाय जीबी डेंजिंग। इसको जीबी डेंजिंग ने डेवलप किया था। एंड अमेरिकन मैथमेटिशियन, जो कि एक अमेरिकन मैथमेटिशियन था। सिंप्लेक्स मेथड इज सूटेबल फॉर सॉल्विंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम विद ए लार्ज नंबर ऑफ वेरिएबल्स। सिंप्लेक्स मेथड सूटेबल होता है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, जो कि जिसमें कि लार्ज नंबर ऑफ वेरिएबल्स अवेलेबल होते हैं। द मेथड थ्रू एन इटरेटिव प्रोसेस। ये मेथड एक इटरेटिव प्रोसेस के अकॉर्डिंग प्रोग्रेसिवली अप्रोचेज एंड अल्टीमेटली रीचेज, जो प्रोग्रेस करता है और पहुंचता है टू द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, जिससे हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। Then computational procedure of simplex method। सिंप्लेक्स मेथड का कंप्यूटेशनल प्रोसीजर क्या है, इसको एक सिंपल एग्जांपल से समझ सकते हैं। कंसीडर द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। एक लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम कंसीडर करते हैं। मैक्सिमाइज z इक्वल्स टू 3x1 प्लस 2x2। एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन है z, इसको मैक्सिमाइज करना है हमें। 3x1 प्लस 2x2 के बने सब्जेक्ट टू में कंस्टेंट के बने x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल्स टू 4, x1 माइनस x2 लेस देन इक्वल्स टू 4 और नॉन नेगेटिव कंडीशन। इसके अलावा x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 एंड x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ये नॉन नेगेटिव कंडीशंस हैं। इसका सॉल्यूशन किस तरह से करते हैं, जो स्टेप यूज किए जाते हैं वो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। स्टेप नंबर 1, फॉर्मुलेशन ऑफ द मैथमेटिकल मॉडल। सबसे पहले यदि कोई प्रॉब्लम आपको वर्ड प्रॉब्लम में दे रखी है तो उसको मैथमेटिकल यानी प्रॉब्लम में से फॉर्मुलेट करते हैं एलपीपी की फॉर्म में। फॉर्मुलेट द मैथमेटिकल मॉडल ऑफ गिवन एलपीपी, यानी एलपीपी बनाते हैं उसका, एलपीपी प्रॉब्लम में फॉर्मुलेट करते हैं। इफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज अ मिनिमाइजेशन टाइप, यदि इसमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिनिमाइज में दे रखा है, देन कन्वर्ट इट इनटू वन ऑफ द मैक्सिमाइजेशन बाय द फॉलोइंग रिलेशनशिप। तो उसको हम मैक्सिमाइज में कन्वर्ट करते हैं। तो मिनिमाइज z इक्वल्स टू माइनस मैक्सिमाइज z स्टार। इसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन चेंज हो जाता है जब मैक्सिमाइज में चेंज करेंगे नेगेटिव साइन के साथ, वेयर z स्टार इक्वल्स टू माइनस z। इंश्योर ऑल vi वैल्यूज, यानी जो राइट साइड में कांस्टेंट में वैल्यूज लिखी होती हैं, कांस्टेंट वैल्यू जो vi वैल्यूज होती हैं, ऑल द राइट साइड कांस्टेंट ऑफ कांस्टेंट आर पॉजिटिव। ये पहले इंश्योर कर लेना है कि राइट साइड में जो भी b की वैल्यूज हैं, कांस्टेंट वैल्यूज, वो सभी पॉजिटिव होनी चाहिए। इफ नॉट इट कैन बी चेंज इनटू पॉजिटिव वैल्यू बाय मल्टीप्लाइंग बोथ साइड ऑफ द कांस्टेंट -1। तो -1 का मल्टीप्लाई करके उसको हम पॉजिटिव कर लेते हैं दोनों साइड में। इन दिस एग्जाम्पल ऑल द vi's आर ऑलरेडी पॉजिटिव। इस वाले एग्जाम्पल में सारे जो कांस्टेंट वैल्यू हैं सभी ऑलरेडी पॉजिटिव हैं, इसलिए इसमें मल्टीप्लाई की कोई रिक्वायरमेंट नहीं। देन नेक्स्ट कन्वर्ट द इनइक्वालिटी कंस्टेंट टू इक्वेशन। देन जो कंस्टेंट इनइक्वालिटी कंस्टेंट है उनको इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं बाय इंट्रोड्यूसिंग द नॉन नेगेटिव स्लैक और सरप्लस वेरिएबल। ऐसे स्लैक और सरप्लस वेरिएबल लेते हैं जो कि नॉन नेगेटिव हों
द कोफिशिएंट ऑफ स्लैक और सरप्लस वेरिएबल आर जीरो इन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। इनके कोफिशिएंट क्या होते हैं, जीरो लिए जाते हैं स्लैक और सरप्लस वेरिएबल के। तो किस तरह से स्लैक और सरप्लस वेरिएबल लेते हैं, एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा इसमें। In this example, the inequality is constant less than equals to only slack variable s1 and s2 are needed. यदि आपको साइन दे रखा है लेस देन इक्वल्स टू का इनइक्वलिटी में, इट मीन्स इसमें केवल हमें स्लैक वेरिएबल की रिक्वायरमेंट होती है, और यदि ग्रेटर देन इक्वल्स टू का साइन है उस कंडीशन में हमें सरप्लस वेरिएबल रिक्वायर्ड होता है। लेकिन अभी सिंपल प्रॉब्लम पढ़ रहे हैं तो उसमें केवल स्लैक वेरिएबल की रिक्वायरमेंट होगी। तो इस तरह से जो गिवन प्रॉब्लम है वो हो जाएगी मैक्सिमाइज z इक्वल्स टू 3x1 प्लस 2x2 प्लस 0x1 प्लस 0h2। यहाँ पे s1 और h2 क्या हैं, स्लैक वेरिएबल्स हैं। स्लैक वेरिएबल इसकी जो कांस्टेंट इनके साथ जो मल्टीप्लाई किया वो जीरो है। देन सब्जेक्ट टू का सारे कांस्टेंट आते हैं, तो कांस्टेंट में लेस देन इक्वल्स टू का साइन है, इसलिए हमने इसमें s1 ऐड कर दिया। s1 को ऐड करते ही ये इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, और h2 का जीरो साइन लिया क्योंकि h2 इसमें नहीं है, इसलिए जीरो के साथ h2 ले लिया हमने। इस तरह से x1 माइनस x2 प्लस जीरो इंटू s1 प्लस h2। अब इसमें सेकंड में हमने h2 को ऐड किया है और इसमें s1 के साथ जीरो मल्टीप्लाई में लिया है, इसका मतलब इसमें s1 और इसमें h2 ऐड किया हमने, इक्वल्स टू 2 हो गया। इस तरह से हमारे पास जो वेरिएबल्स हो गए वो हैं x1, x2, s1, s2, जो कि सभी नॉन नेगेटिव होंगे। नाउ प्रेजेंट द कांस्टेंट इक्वेशन इन मैट्रिक्स फॉर्म। अब इसी इक्वेशन को हमें मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब देखिए जिनके जो भी कोफिशिएंट मैट्रिक्स बन रहा है इसमें 1 1 1 0 1 माइनस 1 0 1 ये बन रहा है कोफिशिएंट मैट्रिक्स। ये दोनों इक्वेशन से हम इसका एक कोफिशिएंट मैट्रिक्स बना है, तो ये बनेगा, इसमें सारे वेरिएबल्स हैं उनके कोफिशिएंट लिखे जाएंगे, और यहाँ पे बनेगा सारे वेरिएबल्स का एक वेक्टर या मैट्रिक्स, यानी एक कॉलम मैट्रिक्स। x1 x2 s1 s2 चार वेरिएबल्स हैं, तो उनका एक कॉलम मैट्रिक्स बना लिया हमने। इक्वल्स टू राइट साइड में 4 और 2 लिखा हुआ है, जिसको हम लिखेंगे यहाँ पे राइट साइड में 4 और 2। ये मैट्रिक्स फॉर्म है इसकी। अब स्टेप नंबर 2, सेटअप द इनिशियल सॉल्यूशन। अब इसका इनिशियल सॉल्यूशन कैसे सेटअप करते हैं। सबसे पहले राइट डाउन द कोफिशिएंट ऑफ ऑल वेरिएबल्स इन द गिवन एलपीपी इन द टेबुलर फॉर्म। जो भी कोफिशिएंट्स हैं वेरिएबल्स के एलपीपी में उनको टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं एज शोन इन द टेबल, जो टेबल में दिखाया गया है इनिशियल बेसिक फीजिबल सॉल्यूशन। एक्स भी इक्वल टू होता है बी इनवर्स बी, तो इसको हम इस तरह से बना सकते हैं। एक टेबल बनाई गई है यहाँ पे इस तरह से। सबसे पहले इस टेबल में यहाँ लिखा हुआ ऊपर सी जे क्या है कि जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है जेड, उसमें जो वेरिएबल लिए गए हैं उनके कोफिशिएंट हैं। देखिए यहाँ पे इस तरह से मैक्सिमाइज जेड इक्वल टू 3x1 प्लस 2x2 प्लस 0s1 इंटू 0s2। तो x1 का जो कांस्टेंट वैल्यू 3 से मल्टीप्लाई किया गया ये कोफिशिएंट है, देन x2 का 2 है, s1 का 0 है और s2 का 0 है। ये सब सीजे कहलाते हैं, इनको हम कॉस्ट प्राइस भी कहते हैं वेरिएबल्स के। 3 2 0 0 ये इनके प्राइसेस आ रहे हैं, तो इनको सबसे पहले टेबल के ऊपर यहाँ लिख देते हैं सीजे टेंस टू देन C1 C2 Cn, ये कहलाते हैं ऑल प्राइसेस ऑफ ऑल वेरिएबल्स। इस तरह से लिखे जाते हैं, ठीक है। इनको ये दूसरी टेबल में बनाया गया होगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ये रहा CJ 3 2 0 0। CJ को लिखा गया है यहाँ पे 3, x1 वेरिएबल का कोफिशिएंट है, x2 का 2 है, s1 का 0 है और s2 का 0 है। इसके बाद टेबल बनाएंगे। टेबल में सबसे पहले बेसिक वेरिएबल्स में हमें वो वेरिएबल लेने हैं जिनसे कि जो मैट्रिक्स है उसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रहा हो। तो यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहाँ बन रहा है, 1 0 0 1 ये बन रहा है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। 1 1 1 माइनस 1 ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है, केवल 1 0 0 1, यानी कि जो हमने स्लैक वेरिएबल s2 लिए थे उन्हीं से केवल आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रहा है 1 0 0 1। तो इन्हीं वेरिएबल्स को हम बेसिक वेरिएबल्स कहते हैं जिनसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स फॉर्म्ड होता है। तो इनको हमें सबसे पहले लिखना है यहाँ पे s1 और s2। जैसे कि इस वाली टेबल में बेसिक फॉर्म में क्या दिखाया गया है, CB1 CB2 CBn, इस तरह से बताया गया है। और आगे आता है नेक्स्ट वाला CB के अंदर जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में s1 s2 के जो प्राइसेस हैं यानी कांस्टेंट वैल्यूज हैं 0 0 वो लिखे जाएंगे। देन XB के अंदर जो राइट साइड में B की वैल्यूज हैं
जो 4 और 2 हैं वो लिखी जाएंगी, बिकॉज यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, एक्स बी इक्वल्स टू बी इनवर्स बी। बी इनवर्स क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और बी क्या है, मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट वैल्यूज। यहाँ पे 1 0 0 1 आ जाएगा बी इनवर्स, और स्मॉल बी आ जाएगा 4 2, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 आ जाएगा। तो इसमें इस तरह से यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, एक्स बी वन इक्वल्स टू बी वन, एक्स बी टू इक्वल्स टू बी टू, एक्स बी एम इक्वल्स टू बी एम। इस तरह से वैल्यू दिखते हैं इसमें, ये कहलाती है वैल्यूज ऑफ बेसिक वेरिएबल्स। ये इस तरह से इसको हम एक्स बी भी कहते हैं, वैल्यूज ऑफ बेसिक वेरिएबल्स को हम एक्स बी भी कहते हैं। इसके बाद x1 x2 s1 s2, ये x1 x2 s1 s2 ये वेक्टर हैं जो कि अलग अलग कॉलम के लिए यूज़ किए गए हैं। जैसे कि x1 वेरिएबल है, उसके लिए कॉलम x1 है, ये वाला जो वेरिएबल 1 1 है ये वेक्टर, इसको हम x1 से डिनोट कर रहे हैं। इसी तरह से दूसरे को x2 से डिनोट कर रहे हैं, जबकि जो स्लैग वेरिएबल के कॉलम है 1 0 0 1 उनको s1 और s2 से डिनोट कर रहे हैं। तो उनको लिखा जाएगा यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे लिख दिया x1 x2 और s1 s2। तो s1 s2 स्लैग वेरिएबल्स हैं, उनकी वहाँ पे वेरिएबल की फॉर्म में यूज़ किया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है, अब यहाँ पे ये वैल्यूज हैं, ये कहाँ से आ रही है वैल्यूज, ये वाली वैल्यू जो मैट्रिक्स में कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है, वो पूरी कोएफिशिएंट मैट्रिक्स को हम यहाँ पे लिखते हैं। यहाँ पे पूरा होल कोएफिशिएंट मैट्रिक्स को लिखा जाता है। यहाँ पे देखिए ये कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है 1 1 1 0 1 -1 0 1, तो पूरा कोएफिशिएंट मैट्रिक्स हमने यहाँ पे लिख दिया है। ये होल कोएफिशिएंट मैट्रिक्स को हम यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद इतना करने के बाद इस टेबल में भी जनरल टेबल है, इसमें कि किस तरह से जनरली लिखा जाता है वो बताया गया है सिंबॉलिक फॉर्म में। तो यहाँ भी बताया गया है A11 A12 A11 कोएफिशिएंट मैट्रिक्स हैं, और जो S1 S2 Sn है ये इनके जो कॉलम आ रहे हैं 1 1 0 0 0 1 इस तरह से आ रहे हैं, वो यहाँ पे लिखे गए हैं। तो इस तरह से हमने होल कोएफिशिएंट मैट्रिक्स इस तरह से लिख दिया है। इसके बाद इसमें कह रहा है द फर्स्ट रो इन टेबल इंडिकेट द कोएफिशिएंट Cj ऑफ वेरिएबल्स इन ऑब्जेक्टिव फंक्शन। Cj की वैल्यूज हैं इसमें जो फर्स्ट टेबल की फर्स्ट रो में, विच रिमेन सेम इन सक्सेसिव टेबल, तो सभी टेबल्स में सेम रहेगी, जितनी भी टेबल्स बनेगी सिंप्लेक्स टेबल उन सब में सेम रहती है। दीज वैल्यू रिप्रेजेंट कॉस्ट और प्रॉफिट पर यूनिट ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ ईच ऑफ द वेरिएबल। ये क्या रिप्रेजेंट करती हैं, कॉस्ट या प्रॉफिट को पर यूनिट ऑब्जेक्टिव फंक्शन ईच वेरिएबल के लिए। The second row gives major column heading for the simple table। तो सेकंड रो है, इसमें भी बताया था हमने, ये वाली जो इसमें क्या होगा, हेडिंग दिए गए हैं सिंबल्स के लिए, क्या क्या सिंबल यूज किए गए हैं इसमें। तो सेकंड रो गिव द मेजर कॉलम हेडिंग फॉर द सिंपल टेबल। कॉलम CB gives the coefficient of the current basic variable in the objective function। तो CB क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ करंट बेसिक वेरिएबल्स इन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन में जो करंट वेरिएबल हमने यूज़ किए हैं यानी स्लैग वेरिएबल S1 S2 उनको बताता है। कॉलम XB गिव्स द करंट वैल्यूज ऑफ द करस्पॉन्डिंग वैल्यूज इन द बेसिक, जबकि XB क्या बताता है, जो कांस्टेंट वैल्यूज आती हैं उसके अंदर बेसिक वेरिएबल में वो यूज़ की जाती हैं। इस तरह से सबको यूज़ करेंगे। इस तरह से X द वैल्यू Zj रिप्रेजेंट द अमाउंट बाई विच द वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन Z वुड बी डिक्रीज्ड और इंक्रीज्ड। इसमें Zj यूज किया गया, देखिए यहाँ पे यदि हम ये वाली टेबल देखें तो यहाँ पे Zj यूज किया गया है, ये वाला Zj। ये Zj क्या बताता है कि आपको किस तरह से इनका मल्टीप्लाई करना है, कैसे टेबल में मल्टीप्लिकेशन होता है वो डिटेल में बताएगा ये, कि Zj हमें कैसे निकालना है। और इसके बाद इसमें यदि टेबल में हम देखें तो देखिए इस तरह से देखा है, इसमें Z की वैल्यू CB XB दे रखी है, और इनके बाद जो अगली टेबल बनेगी उसमें इसका यूज़ किया जाएगा। इसके बाद है नंबर Aij रिप्रेजेंट द रेट एट विच द रिसोर्स I-1 2 - s इज कंज्यूम्ड बाई ईच यूनिट ऑफ एक्टिविटी J। इसमें नंबर Aij क्या रिप्रेजेंट करता है, रेट ऑफ विच रिसोर्सेज इज कंज्यूम बाई ईच यूनिट ऑफ एक्टिविटी J, यानी जिसमें कितना कंज्यूम किया जाता है रिसोर्स वो बताता है।
The value zj represent the amount by which the value of objective function z would be decreased or increased. इस z की वैल्यू इंक्रीज और डिक्रीज होती रहेगी टेबल बाई टेबल, जो z जिसे बताई जाएगी. If one unit of given variable is added to the new solution, जब नेक्स्ट वेरिएबल ऐड किया जाएगा उसमें तो वो चेंज हो जाएगी, इससे चेंज होती रहेगी. It should be remembered that values of non-basic variables are always zero at each iterations. ये ध्यान रखना है कि नॉन बेसिक वेरिएबल्स होते हैं वो ऑलवेज जीरो रहेंगे ईच इटरेशंस में. So x1 equals to 0, x2 equals to 0 here. Column xp give the values of basic variable in the first column. ये cb के अंदर 0 0 दिए गए हैं, ये बेसिक वेरिएबल्स के हैं. So 5, 4 and 2. These are s1 and s2. 4 and 2. S1 and S2. Then the complete starting feasible solution can be immediately read from the table 2. तो टेबल 2 से इसको इमीडिएटली रीड किया जाता है. S1 इक्वल्स टू 4, S2 और x1 इक्वल्स टू 0, x2 इक्वल्स टू 0 एंड द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज 0. यदि x1 x2 दोनों के लिए 0 हो जाती है उस कंडीशन में ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी 0 हो जाएगा. यदि s1 s2 पे डिपेंड नहीं है, x1 x2 पे डिपेंड करेगा ऑब्जेक्टिव फंक्शन. तो इस तरह से यहाँ पे z लिखा जाएगा, यहाँ पे z इक्वल्स टू cbx भी लिखा जाएगा. और यहाँ पे वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये हम निकालेंगे टेस्ट फॉर ऑप्टिमलिटी स्टेप नंबर 3. नाउ प्रोसीड टू टेस्ट बेसिक फीजिबल फॉर ऑप्टिमलिटी बाय द रूल्स गिवन बिलो. यहाँ पे रूल्स दिया जाता है ऑप्टिमलिटी टेस्ट करने के लिए. दिस इज डन बाय computing the net evaluation dj for variable xj by the formula. तो इसमें dj को कैलकुलेट किया जाता है xj के थ्रू. तो डेल्टा j इक्वल्स टू zj माइनस cj. zj की वैल्यू क्या है, cbxj. zj की वैल्यू है cbxj माइनस cj. माइनस cj कहाँ है, ये रहा. तो इस वाली वैल्यू से हम क्या निकालते हैं, ऑप्टिमलिटी टेस्ट करते हैं. सबसे पहले डेल्टा 1 निकालेंगे हम. डेल्टा 1 किसके लिए होगा, कॉलम नंबर 1 के लिए. ये वाला डेल्टा 1, ये जो निकल रहा है ये डेल्टा 1 निकलेगा. ये कैसे निकालना है हमें कि हमें cbxj यानी cb में वैल्यूज क्या है 0 0. तो 0 का मल्टीप्लाई करेंगे हम 1 से, 0 हो गया. माइनस cj में क्या है 3, तो माइनस 3 करेंगे तो डेल्टा 1 क्या आ जाएगा -3. यानी cb में जो वैल्यू है उसका मल्टीप्लाई उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू x1 में जो वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई करेंगे. देन c1 या cj जो वैल्यू है फर्स्ट वैल्यू है उसको माइनस कर देंगे. तो इस तरह से zj माइनस c1 z1 माइनस c1 निकल जाएगा जो कि -3 निकल रहा है इसमें. इस तरह से नेक्स्ट करेंगे z2 माइनस c2 जो डेल्टा 2 से निकलेगा -2 निकलेगा. और डेल्टा 3 निकालेंगे वो 0 निकलेगा. तो डेल्टा 1 डेल्टा 2 और डेल्टा 3 निकाल लेंगे, -3 -2 और 0 निकल जाएंगे. अब ऑप्टिमलिटी टेस्ट में इफ ऑल डेल्टा j ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, जितने भी डेल्टा j निकले हमारे पास वो सभी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हैं, द सॉल्यूशन अंडर टेस्ट विल बी ऑप्टिमल. तो इस कंडीशन में जो सॉल्यूशन होगा वो ऑप्टिमल होगा. लेकिन वी कैन सी देन दो तो नेगेटिव है और एक 0 है, तो अभी ये सॉल्यूशन ऑप्टिमल नहीं है. इसलिए हम आगे चलते हैं. इफ एटलीस्ट वन डेल्टा j इज नेगेटिव, यदि कोई भी एक डेल्टा j डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 में से नेगेटिव आ जाता है, द सॉल्यूशन अंडर टेस्ट इज नॉट ऑप्टिमल. इस कंडीशन में सॉल्यूशन ऑप्टिमल नहीं होता है. देन प्रोसीड टू इम्प्रूव द सॉल्यूशन इन स्टेप 4. तब इसको फिर से इम्प्रूव करने के लिए स्टेप नंबर 4 को प्रोसीड करते हैं. इफ करस्पॉन्डिंग टू मोस्ट नेगेटिव डेल्टा j, यदि सबसे ज़्यादा जो डेल्टा j नेगेटिव होता है, डेल्टा j जिसकी वैल्यू सबसे नेगेटिव है, किसकी वैल्यू है डेल्टा j नेगेटिव, -3 की. तो डेल्टा जो सबसे जो नेगेटिव वैल्यू है उसको मैं वैल्यू के अकॉर्डिंग ऑल एलिमेंट्स ऑफ द कॉलम xj आर नेगेटिव और 0. जो भी एलिमेंट्स होंगे xj के वो या तो नेगेटिव होंगे या 0 होंगे, लेस देन इक्वल टू द सॉल्यूशन अंडर टेस्ट विल बी अनबाउंडेड. इस कंडीशन में क्या होगा, जो सॉल्यूशन है वो अनबाउंडेड कहलाएगा. यानी आप ले रहे हैं करस्पॉन्डिंग टू मोस्ट नेगेटिव वैल्यू आपने क्या ली, मोस्ट नेगेटिव डेल्टा 1 इक्वल्स टू -3. मान लो इस वाले कॉलम सभी वैल्यू नेगेटिव आ जाती है, यानी ये पॉजिटिव बना रहे हैं उसकी जगह नेगेटिव वैल्यू होती है, तो उस कंडीशन में जो सॉल्यूशन होता है वो क्या कहलाता है, अनबाउंडेड सॉल्यूशन. यानी कोई एक भी पॉजिटिव है तब अनबाउंडेड जब नहीं होगा, लेकिन यदि दोनों ही नेगेटिव आ गए या सारे 3 4 जितने भी कॉलम में वैल्यू सभी नेगेटिव हो गए
उस कंडीशन में सॉल्यूशन अनबाउंडेड होता है। तो आगे, अप्लाइंग दिस रूल फॉर टेस्टिंग द ऑप्टिमलिटी ऑफ स्टार्टिंग बेसिक फीजिबल सॉल्यूशन। इस तरह से इसको हम स्टार्टिंग में ऑप्टिमलिटी को टेस्ट करने के लिए यूज़ करते हैं ऑप्टिमल BFS के लिए। इट इज़ ऑब्जर्व दैट डेल्टा 1 एंड डेल्टा 2 बोथ आर नेगेटिव। यहाँ पे डेल्टा 1 और डेल्टा 2 दोनों ही नेगेटिव है। ये देखिए डेल्टा 1 दोनों ही नेगेटिव आ रहे हैं। इसका मतलब हैंस प्रोसीड टू इम्प्रूव द सॉल्यूशन इन स्टेप नंबर 4। इसलिए सॉल्यूशन को और इम्प्रूव करेंगे हम, इम्प्रूव्ड BFS निकालेंगे। इन ऑर्डर स्टेप नंबर 4 में आते हैं। इन ऑर्डर टू इम्प्रूव दिस बेसिक फीजिबल सॉल्यूशन BFS, द वेक्टर और एंटरिंग द बेसिक मैट्रिक्स and the vector to be removed from the basic matrix are determined by the following rules। तो इस तरह से improved BFS निकालने के लिए हम यहाँ पे एक वेक्टर की जो वैल्यू है उसमें से एंटरिंग की जाती है और दूसरे की रिमूव की जाती है। अस्सलाम वालेकुम। तो इसके लिए उनको क्या कहते हैं हम, इनकमिंग वेक्टर और आउटगोइंग वेक्टर कहते हैं। इसके बाद इनकमिंग वेक्टर, the incoming vector x is always selected corresponding to the most negative value of delta j। तो incoming vector को x k को उसकी जो most negative value है उससे selected किया जाता है delta j की। तो here delta k equals to maximum delta 1 है, minimum delta 1 है delta 2। तो यहाँ पे -2 और -3 और -2 में से मिनिमम कौन सा है, -3। इसलिए डेल्टा 1 ये सबसे मिनिमम है। देयरफॉर k इक्वल्स टू 1। डेल्टा k में 1 और 2 में से 1 मिनिमम है, इसलिए k इक्वल्स टू 1 एंड कॉलम वेक्टर x1 मस्ट एंटर द बेसिक मैट्रिक्स। तो बेसिक मैट्रिक्स में अब जो वेक्टर x1 एंटर होगा और कॉलम x1 इज मार्क्ड बाय एन अपवर्ड डायरेक्शन, और उसको अपवर्ड डायरेक्शन से नोट किया है जिससे इस तरह से। इसमें डेल्टा 1 नेगेटिव है तो उसको अप एरो लगाएंगे इस तरह से, इसमें इस तरह से। तो इससे समझ गया कि एंटरिंग वेक्टर यानी x1 क्या है, इसमें एंटर होगा बेसिक मैट्रिक्स। बेसिक मैट्रिक्स कौन सी थी, 1 0 0 1 निकली थी, उसमें एंटर हो जाएगा x1। यहाँ पे पहले क्या थे, S1 S2 थे, वहाँ पे अब x1 आएगा। तो इस तरह से इनकमिंग वेक्टर निकलता है। नेक्स्ट है आउटगोइंग वेक्टर। द आउटगोइंग वेक्टर बीटा इज सेलेक्टेड द करस्पॉन्डिंग to the minimum ratio of the element of xp by the corresponding positive elements of predetermined incoming vector xp। तो आउटगोइंग वेक्टर जो बीटा होता है उसे सेलेक्ट किया जाता है मिनिमम रेशियो ऑफ एलिमेंट ऑफ xp के मिनिमम रेशियो एलिमेंट से बाय द करस्पॉन्डिंग पॉजिटिव एलिमेंट ऑफ प्रीडिटरमाइंड इनकमिंग वेक्टर। जो इनकमिंग वेक्टर में जो वेक्टर में वैल्यूज आ रही थी उनसे द रूल इज कॉल्ड द मिनिमम रेशियो रूल। ये रूल क्या कहलाता है, मिनिमम रेशियो रूल। इन मैथमेटिकल फॉर्म दिस रूल इज रिटन एज x beta r upon x r k equals to minimize of x beta r upon x i k greater than 0। ये देखिए यदि टेबल में दिखाया है तो इस तरह से इनकमिंग वेक्टर ये है, और इनकमिंग वेक्टर में हम ये जो वैल्यूज हैं यहाँ पे 4xp लिखा हुआ है, xp को डिवाइड करेंगे 1 से यानी 4/1 4 आ जाएगा। यहाँ पे 2 को डिवाइड करेंगे 1 से 2/1 2 आ जाएगा। अब दोनों में जो रेशो निकाले हमने 4/1 और 2/1, दोनों में मिनिमम रेशो कौन सा है, ये 2/1। इसका मतलब क्या होगा, S2 आ गया। इसका मतलब S2 क्या होगा, आउटगोइंग वेक्टर होगा। तो इस तरह से इस रूल के अकॉर्डिंग हमने मिनिमम रेशो निकाला 4/1 और 2/1, यानी ये क्या आ गया, इसमें मिनिमम रेशो 2/1। सबसे छोटा कौन सा है, 2/1, मिनिमम 2/1। इसका मतलब ये आउटगोइंग वेक्टर हो जाएगा। कंपेयरिंग बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन r इक्वल्स टू 2, सो द वेक्टर बीटा 2 मार्क्ड विद द डाउनवर्ड एरो शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम द बेसिक मैट्रिक्स। इस तरह से जो बीटा 2 होगा वो इसमें से निकल जाएगा। देखिए किस तरह से, ये रहा, ये बीटा 2 है, इसमें से ये डेल्टा 4 निकल जाएगा इसमें, क्योंकि इसमें ये जो मिनिमम रेशो वाला 2 के लिए आ रहा था। देखिए r की वैल्यू 2 आ रही है इसमें, x बीटा r में r की वैल्यू 2 आ रही है, इसमें r की वैल्यू 2 ही है इसमें, x बीटा 1 और x बीटा 2 में। तो इसमें 2 और 4, तो इसके अकॉर्डिंग मिनिमम आ रहा है 2 वाला आ रहा है। तो इन दोनों में से फर्स्ट और सेकंड कौन कौन से हैं, बीटा 1 बीटा 2 में एक निकलेगा इसमें से, तो बीटा 2 निकलेगा इसमें ये वाला, क्योंकि ये आउटगोइंग वेक्टर हो जाएगा। इस तरह से इनकमिंग और आउटगोइंग वेक्टर निकालते हैं इसमें। नाउ स्टार्टिंग फ्रॉम टेबल 2 इज मॉडिफाइड टू टेबल 3। इसका हमने जो टेबल
2 बनाई थी उसको टेबल 3 में कन्वर्ट करेंगे इस तरह से। इसमें CJ ऑलरेडी ऐसे जैसे पहले लिखे थे वैसे ही लिखने हैं आपको 3 2 0 0। अब वेरिएबल्स S1 S2 थे हमारे पास, तो वो बना के बताया पूरा कि मिनिमम रेशो कैसे निकालते हैं। इसमें वही टेबल है पहले वाली। तो इसमें हमने से 4/1 4 और 2/1 2 मेन रेट, इसलिए ये वाला मिनिमम था। ठीक है, इस टेबल पे आगे जाते हैं और जहाँ पे आगे जाने पर जो इंटरिंग वेक्टर वाला वेक्टर है, जहाँ पे जो एलिमेंट 1 है, यहाँ पे दोनों कट हो रहे हैं। देखिए हमने मिनिमम रेशो निकाला वो वाली रो, और इंटरिंग वेक्टर वाला कॉलम जहाँ पे भी कट होते हैं वो एलिमेंट कहलाता है की एलिमेंट। यहाँ पे 1 क्या हो गया, की एलिमेंट हो गया। अब की एलिमेंट के अकॉर्डिंग जो टेबल बनेगी दूसरी अपनी टेबल नंबर 2 होगी, वो कैसे बनेगी इसमें, देखिए इस तरह से बनाएंगे इसे हम। सबसे पहले ये जो अपने दे रखा है इसकी जो रो नंबर सेकंड है, रो नंबर सेकंड होल को हम 1 से डिवाइड करते हैं। होल रो यानी 2 से स्टार्ट होंगे एलिमेंट्स, इसमें 1 से डिवाइड करेंगे। 2/1 1/1 -1/1 और 0/1 और +1/1। इस तरह से एक रो हमारी पर फाउंड हो जाएगी नेक्स्ट रो में, टेबल नंबर 4 में। तो क्या आ जाएगी वो 1 -1 0 और 0। इस तरह से टेबल बनाइए। ये 2 1 -1 0 1, ये एलिमेंट की 1 से डिवाइड करें तो एलिमेंट कोई चेंज नहीं होगा, सेम एलिमेंट आएंगे इसमें। ठीक है, इसमें वही लिखने हैं आपको बेसिक वेरिएबल CB XB X1 X2 S1 S2 सारे वही लिखने हैं। मिनिमम रेशो लिखना है यहाँ पे। अब हमारे पास एक रो तो फॉर्म हो, इसमें ध्यान रखना है बेसिक वेरिएबल्स में अब कौन कौन से वेरिएबल्स होंगे, बिकॉज H2 क्या है, X2 रिमूव्ड वेरिएबल है, रिमूव हो चुका है, इसलिए उसकी जगह क्या आ जाएगा, X1 आ जाएगा इंटरिंग वेक्टर। H2 क्या था, वेरिएबल्स था, वो रिमूव हो चुका है, उसकी जगह इंटरिंग वेक्टर X1 आ जाएगा। तो S1 X1 बेसिक वेरिएबल्स में आएंगे। CB के अंदर उनकी वैल्यूज आएंगी। S में तो 0 ही है उसकी वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू, और X1 की वैल्यू 3 है, जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है आपका। देखिए ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या था यहाँ पे, ऑब्जेक्टिव फंक्शन था ये रहा। इसमें X1 का जो कोफिशिएंट 3 है और S1 का कोफिशिएंट क्या है, 0 है। S2 ऑलरेडी निकाल चुके हैं इसमें से हम। तो इस तरह से जो टेबल बनेगी उसमें इस तरह से लिखेंगे इसमें। देखिए तो यहाँ पे S2 को रिप्लेस कर दिया हमने X1 से, क्योंकि ये इंटरिंग वेक्टर है और S2 आउटगोइंग वेक्टर है। इसके बाद ये अपना रो फाउंड हो चुका है। सेकंड, ये फर्स्ट रो कैसे बनेगा, इसमें फर्स्ट रो को हम कैसे बनाते हैं, जैसे हमें निकालना है एलिमेंट एलिमेंट यहाँ पे निकालना है हमें। ये रहा एलिमेंट 4 के प्लेस पे कौन सा एलिमेंट आएगा, तो 4 के प्लेस पे एलिमेंट इस तरह से लेते हैं हम, 4 -2, 4 एलिमेंट, देन माइनस का साइन, देन 2 मल्टीप्लाई, इसके बाद जो की एलिमेंट जस्ट ऊपर एलिमेंट 1 है, 1/1, 4 -2 मल्टीप्लाई 1/1। इनमें 2 कॉलम लेने हैं इसमें, एक पहले XB वाला कॉलम, एक X1 वाला कॉलम। तो इसमें हमने जो वैल्यू निकालनी है 4 के अबाउट उसको पहले लिखेंगे, देन माइनस का साइन लगाएंगे, उसके नीचे जो वैल्यू लिखे उसको बाद में लिखेंगे माइनस के बाद, मल्टीप्लाई करेंगे जो की एलिमेंट वाला कॉलम है उसमें की एलिमेंट से ऊपर वाला एलिमेंट 1 है तो 1/1 आ जाएगा। इस तरह से इसकी कैलकुलेशन करेंगे, 4 वैल्यू आ जाएगी। इस तरह से 1 के लिए क्या हो जाएगा, 1 -1 मल्टीप्लाई 1/1, 0 आ जाएगी इसकी वैल्यू। इस तरह से 1 -1 मल्टीप्लाई 1/1, ऐसे 1 - 0 मल्टीप्लाई 1/1, 0 -1 मल्टीप्लाई 1/1। इस तरह से ये रो फॉर्म्ड हो जाएगी। तो इस तरह से हमने ये वाली रो निकाल ली इसमें। इसके बाद फिर से हमें देखना है कि मोस्ट नेगेटिव वैल्यू क्या है। मोस्ट नेगेटिव वैल्यू क्या आ रही है, -5, ZJ - CJ इससे निकलेगी। तो हमें मल्टीप्लाई करना है, 0 का मल्टीप्लाई इससे करना है, 0 से 0 प्लस 3 का मल्टीप्लाई 1 से 3, तो 3 - 3 0 हो जाएगा, यहाँ आ गया ZJ - CJ। इस तरह से इसको निकालेंगे, -5 0 और 3। मोस्ट नेगेटिव क्या है, -5 है, तो -5 के अकॉर्डिंग ये इंटरिंग वेक्टर हो जाएगा X2। इसके बाद इंटरिंग वेक्टर आने के बाद हमें मिनिमम रेशो निकालना है यहाँ पे, तो 2/2 1 हो जाएगा, और सेकंड है 2/-1, नेगेटिव वाला नहीं लेना है, इसको हम नेगलेक्ट कर देते हैं, हटा देते हैं कि पॉजिटिव वाला लेना है, इसलिए 2/2 मिनिमम रेशो हो जाएगा ये वाला। इसके अकॉर्डिंग आगे जाएंगे तो इंटरिंग वेक्टर और जो अपना मिनिमम रेशो वाला जो
रो है जो जहाँ पे भी कट करेंगे वो हो जाएगा की एलिमेंट, तो 2 हो जाएगा इसमें की एलिमेंट। की एलिमेंट निकलेगा, इस वाली रो को निकालेंगे नेक्स्ट टेबल में, 2 से डिवाइड कर देंगे इसमें, और नेक्स्ट टेबल में S1 की जगह X2 आ जाएगा। इस तरह प्रोसेस चलता रहेगा जब तक कि सारी वैल्यूज पॉजिटिव नहीं आ जाती ZJ माइनस CJ की। और इस तरह से इम्प्रूव VFS निकालते जाएंगे और चलता रहेगा। लास्ट में यहाँ पे देखिए ये इसमें जो लास्ट टेबल बन रही है टेबल 5, इसमें 0 0 5/2 1/2 ये वैल्यूज आ रही है, यानी नॉन नेगेटिव वैल्यूज आ रही हैं सारी। सारी वैल्यू नॉन नेगेटिव आ जाती है ZJ माइनस CJ की। उस कंडीशन वी कैन से देन जो VFS है वो ऑप्टिमल है सॉल्यूशन। तो इम्प्रूव सॉल्यूशन जिसमें x1 की वैल्यू को 3, जो xp की वैल्यू है वो x1 की वैल्यू हो जाएगी, x1 की वैल्यू 3 हो जाएगी क्योंकि x1 वेरिएबल के अकॉर्डिंग xp में 3 लिखा हुआ है, और x2 की वैल्यू 1 हो जाएगी क्योंकि x2 के करस्पॉन्डिंग xp में 1 लिखा हुआ है। तो ये वैल्यूज आ जाएंगी इसकी। ऑब्जेक्टिव फंक्शन निकालेंगे, S1 S2 ऑलवेज अब भी 0 रहेंगे और पहले भी 0 थे, अब भी 0 हो जाएंगे, और इस तरह से z की वैल्यू आ जाएगी 11 ऑब्जेक्टिव फंक्शन में रखने के बाद। इस तरह से इस प्रोसेस को हमें सॉल्व किया जाता है। तो ये इसका कंप्यूटेशन मेथड है और इसको इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं सिंप्लेक्स मेथड में। तो ये इसका प्रोसेस है सिंप्लेक्स मेथड का। ओके, थैंक यू।